Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Drug and Cosmetics Act 1940 and its rules 1945 Part 2. So let's start. तो स्टूडेंट्स आज अपन बात कर रहे हैं पार्ट 2 की। प्रीवियस वीडियो यानी कि पार्ट 1 में मैंने ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर डिस्कशन किया था कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो आया क्यों, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और जो नॉर्मल डेफिनेशंस हैं वो क्या क्या थी। तो अगर मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो मैंने क्या क्या पढ़ाया था पिछली वीडियो में, उसके बारे में बात करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मोस्टली जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो इसलिए आया क्योंकि जो भी चीजें अपन मेडिसिन बना रहे हैं उसका एडल्ट्रेशन, उसकी मिस ब्रांडेशन, उसके पूरी मेडिकेशन हैं जो उनको रोकने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसके अंदर कुछ शेड्यूल्स थे। अगर कोई भी पर्सन अगर मेडिसिन बना रहा है, बेच रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, इसमें कुछ भी वो प्रॉब्लमेटिक कोई काम करे तो उसे जुडिशरी है जो कि कोई ना कोई पेनल्टीज दे सके अगर वो पर्टिकुलर कोई ऑफेंस करे। तो ये सारी की सारी चीजें अपन ने डिस्कस की थी। साथ ही साथ मैंने बताया था कि काफी सारे शेड्यूल्स हैं जो इन्होंने बताए हैं इस एक्ट के अंदर, जिसके अंदर शेड्यूल में ये बता रखा है कि कौन सा शेड्यूल के अंदर क्या क्या आपको करना है। अगर आपको कोई काम करना है तो आपको उस शेड्यूल के आधार पे सारा का सारा काम है जो कि करना पड़ेगा। कौन कौन से फॉर्मेट है, किस तरीके से दिया गया है, वो सारी की सारी चीजें इस एक्ट के अंदर आती हैं। आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपन इस एक्ट के जो शेड्यूल्स हैं एक्ट के और रूल्स के, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लीगल डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल टू एक्ट एंड रूल्स। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो बेसिकली इसलिए आया ताकि जो भी एडल्ट्रेशन है मेडिकेशन का, उसका जो इंपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, सेल है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसे अपन रोक सके। और कोई भी अगर आदमी उसे गलत करता है तो उसकी पर्टिकुलर कोई पेनल्टीज हैं जो कि अपन उसे दे सकते हैं। बट कैसे पता चलेगा कि वो चीज गलत है या फिर वो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके अंतर्गत फॉलोअप नहीं होती है, उन चीजों को ही इन शेड्यूल्स के अंदर है जो कि लिखा गया है। शेड्यूल है जो कि दो तरीके से डिवाइड किए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्ट एंड रूल्स। क्योंकि एक्ट पहले आता है तो अपन एक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद अपन शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। एक्ट है जो कि 18 पार्ट्स में है, वाइल शेड्यूल्स हैं जो टोटल 23 हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो शेड्यूल्स हैं, जैसे ए से अगर अपन जेड की बात करें तो कुछ शेड्यूल्स हैं जो कि चेंज कर दिए गए टाइम टू टाइम 1945 के बाद, किसके अंदर मॉडिफिकेशन किए गए, कुछ अमेंड किए गए, कुछ नए लाए गए और कुछ है जो कि हटा दिए गए। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो ई, आई और एल था यानी कि जो शेड्यूल थे उन्हें हटा दिया गया। अगर वन बाय वन बात करें तो ई तो बेसिकली था जो पॉइजनस सब्सटेंस है उसके लिए, आई था कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शन इन सर्टेन केसेस ऑफ पॉइजन, एंड एल है लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली। ये सारे के सारे जो शेड्यूल है वो 1982 में हटा दिए गए। वहीं 1982 में अगर बात की जाए तो जी और एच जो शेड्यूल है उन्हें रिवाइज किया गया और शेड्यूल एक्स है उसको ऐड किया गया। फिर 1988 में अगर बात की जाए तो 1988 के अंदर जो एम और वाई शेड्यूल है उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया। 2000 के अंदर शेड्यूल टी को इंट्रोड्यूस किया गया और 2001 के अंदर शेड्यूल H1 को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस तरीके से शेड्यूल के अंदर मॉडिफिकेशन के रिक्वायरमेंट क्या है आज के टाइम में, उसके हिसाब से कुछ शेड्यूल्स को हटाया गया और कुछ को लाया गया। इसके साथ साथ मैं आज आपको इनके ट्रिक्स भी बताऊंगी कि किस तरीके से अपन शेड्यूल्स को है जो कि याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, क्योंकि ऑब्वियस है अगर बात की जाए तो ए पहले आता है, एस से तो और आर से, तो पहले अपन एक्ट की बात करेंगे। तो एक्ट बेसिकली 2 है जो कि 18 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है टू द एक्ट, उसकी अगर मैं बात करूं तो जो शेड्यूल टू द एक्ट है वो बेसिकली 2 हैं, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल क्या है? नेम ऑफ बुक अंडर आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी सिस्टम, यानी कि बेसिकली कोई भी बुक्स हैं जो कि आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी सिस्टम की हैं जिसके अंदर ड्रग्स दे रखी हैं, दे आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल फर्स्ट। वाइल सेकंड शेड्यूल की अगर बात की जाए तो इट इज द स्टैंडर्ड टू बी कंप्लाइड विद द imported drugs and by drug manufactured for sale, stocked or exhibited for sale, sold or distributed। यानी कि बेसिकली जो स्टैंडर्ड्स हैं कि आपको किस तरीके से मैन्युफैक्चर करना है, सेल करना है, एग्जिबिट करना है, सोल्ड, ये सारी की सारी जो चीजें हैं कंपाइल की गई हैं सेकंड शेड्यूल के अंदर। अब जो मेन पार्ट स्टार्ट होता है आपका शेड्यूलिंग का, वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि शेड्यूल्स क्या हैं। उससे पहले आपको शेड्यूल के साथ साथ अपेंडिक्स भी देखने को मिलती है जो कि इसके साथ एक्स्ट्रा अटैच होती है कि अगर आप कभी भी कोई मेडिसिन बना रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं
तो आपको कौन सी चीजें हैं जो ध्यान देनी पड़ेगी, आपको कौन से एप्लीकेशन फॉर्म भरने पड़ेंगे, कितनी फीस जमा होती है, सबमिशन किस तरीके से होता है, आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि इन शेड्यूल्स में होती है। और अगर कोई पर्सन इन चीजों को राइट तरीके से फॉलो अप नहीं करता तो उनके लिए है जो कि दंड का प्रावधान भी ये देती हैं। अपेंडिक्स की अगर बात करें कि भाई अपेंडिक्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो बेसिकली जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उससे रिलेटेड चीजें अपने को अपेंडिक्स में मिलती है। इसे 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 के अंदर तो बेसिकली एप्लीकेशन रहती है, डेटा रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड विद एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू मार्केट अ न्यू ड्रग, यानी कि जब भी अपन मार्केट में नई ड्रग लेकर आएंगे तो जो भी अपने को डेटा सबमिट करना है कि हाँ भाई इस तरीके की अपन मेडिसिन लेकर आ रहे हैं, ये इतनी सेफ है, उसके लिए जो एप्लीकेशन है यानी कि जो शुरुआती स्टार्टिंग जो प्रोसीजर है वो अपने को अपेंडिक्स 1 के अंदर मिलेगा। वाइल सेकंड की बात की जाए तो फॉर्मेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स, यानी कि जब आप एक मेडिसिन लेकर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने उसके क्लिनिकल ट्रायल भी किए होंगे, एनिमल्स पे भी आपने ट्राई किए होंगे, तो वो रिपोर्ट कितनी सेफ है, कितनी एफिकेसी है, कितनी एफिशिएंसी है, सेफ्टी पर्पस क्या थे, वो सारा का सारा जो फॉर्मेट है किस तरीके से आपको सबमिट करना है वो आपको अपेंडिक्स पार्ट 2 में मिलेगा। देन पार्ट 3 में एनिमल टॉक्सिसिटी रिक्वायरमेंट फॉर क्लिनिकल ट्रायल एंड मार्केटिंग ऑफ न्यू ड्रग, यानी कि जब भी आप एक न्यू ड्रग को मार्केट कर रहे हो तो आपको कितने एनिमल रिक्वायर्ड है उसका क्लिनिकल ट्रायल देखने के लिए वो भी बताना जरूरी है। उसके हिसाब से आपको जो एनिमल्स हैं वो इश्यू होंगे, क्योंकि ऑब्वियस है एनिमल्स हैं जो कि अधिकांश रिसर्च में सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, तो आपकी एनिमल कितनी रिक्वायरमेंट है, एनिमल टॉक्सिसिटी आपको कितनी उसको देनी पड़ेगी वो भी आपको उन्हें बतानी पड़ती है। तो बेसिकली अपेंडिक्स 3 में एनिमल टॉक्सिसिटी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया जाता है। Then Appendix 4 is the number of animals for long term toxicity studies, यानी कि अगर आपको किसी लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी स्टडीज करनी है किसी ड्रग की तो आपको कितने एनिमल्स रिक्वायर्ड रहेंगे वो आप अपेंडिक्स 4 में उस फॉर्मेट को देखेंगे। फिफ्थ, पेशेंट कंसेंट फॉर्म फॉर पार्टिसिपेशन इन फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल, यानी कि जैसे ही आपने एनिमल स्टडीज को पास कर लिया तो अगेन यू हैव टू ट्राई ऑन पेशेंट्स, यानी कि ह्यूमन बीइंग कि वो सेफ है या नहीं। तो उस पर्टिकुलर फेज के अंदर जो पेशेंट्स हैं जो कि अपनी इच्छा से शामिल होते हैं उनसे एक कंसेंट फॉर्म भरवाया जाता है पार्टिसिपेंट से फेज 1 में, वो भी आपको किस तरीके से सबमिट करना है, किस तरीके से फिल करना है, वो सारा का सारा प्रोसीजर इसके अंदर दिया जाता है। Then last Appendix 6, 4 groups of fixed dose combination and their data requirement। साथ ही साथ जो लास्ट में आपका जो रहता है कि हमें एनिमल टॉक्सिसिटी देख ली सब ठीक है, पेशेंट में भी देख लिया ठीक है, तो लास्ट में क्या होगा आप जो डोज दे रहे हो उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताओगे, उसमें से जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है उसके डिटेल्स आप सबमिट करेंगे। तो जो भी ग्रुप्स हैं जो भी कॉम्बिनेशंस दिए हैं वो किस तरीके से सबमिट करने हैं उसके बारे में अपेंडिक्स 6 में लिखा है। याद करने के तरीके में, लिखने के तरीके में अगर बात करें कि आपका थ्योरी एग्जाम है देन यू हैव टू राइट द कंप्लीट सेंटेंस। वाइल अगर हम बात करें कोई कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से कि आपको सिर्फ याद करना है तो यू हैव टू लर्न द येलो मार्क, ताकि आपको जो मेन पॉइंट है वो अच्छे से याद हो जाए। जैसे कि 1 की बात करें तो एप्लीकेशन के लिए है, 2nd की है तो क्लिनिकल ट्रायल सबमिशन के लिए है, 3rd एनिमल टॉक्सिसिटी, 4th नंबर ऑफ एनिमल्स, 5th कंसेंट फॉर्म एंड 6th इज 4 ग्रुप ऑफ फिक्स डोजेस कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर अपने इस तरीके से भी याद करेंगे तो कंपटीशन में याद करने के लिए अपने को बहुत ही आसान हो जाता है। अब बात करते हैं शेड्यूल टू द रूल्स। शेड्यूल टू द एक्ट की अपन ने बात कर ली, 2 शेड्यूल्स मैंने आपको उसमें बता दिए कि 2 शेड्यूल हैं जो कि एक्ट में दिए गए हैं। रूल्स की बात करें तो जैसे अपन ने देखा 23 जो रूल्स हैं वो अपने को पढ़ने को मिलेंगे। थ्योरी एग्जाम में भी पूरे के पूरे शेड्यूल्स पूछे जाते हैं, और बट मोस्टली जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस शेड्यूल से आते ही हैं कि कौन सा शेड्यूल है जो कि उसकी जो टर्म है वो क्या है। तो जैसे कि शेड्यूल ए में क्या आता है, शेड्यूल एफ में क्या आता है, शेड्यूल वाई में क्या आता है, तो इनको याद करते करते मैं कोशिश करूंगी कि आपको कुछ ट्रिक्स भी बता सकूं ताकि आप इसे आसानी से याद कर सकें। अगर आप गौर से देखें तो जो कंटेंट लिखा हुआ है उसमें कुछ पर्टिकुलर पार्ट है जो कि येलो मार्क किया गया है। येलो मार्क यानी कि वो पूरे के पूरे सेंटेंस के अंदर वो जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको वो भी याद होता है तो अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स आएंगे या आप थ्योरी एग्जाम में बैठ रहे हो तब आपको याद आ जाएगा तुरंत कि वो शेड्यूल के अंदर क्या था। जैसे 1 by 1 अगर बात करें तो शेड्यूल ए, परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंसीज इश्यूज ए रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, यानी कि जो भी लाइसेंस वाले हैं यानी कि जो जिनके पास लाइसेंस है मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, सेल करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो उनका जो परफॉर्मा है जो एप्लीकेशन का
वो है जो कि शेड्यूल 1A में आता है। अब याद करने का तरीका क्या रहेगा, तो ऑब्वियस है, अगर आप देखें तो ए से आपका जो रूल है वो, और जो आपका अंदर कंटेंट है वो भी एप्लीकेशन, यानी कि जो एप्लीकेशन है लाइसेंसीज के लिए वो आपके रूल नंबर ए में आपको मिलेगी। फिर बात करते हैं बी के 2 पार्ट्स हैं, बी एंड B1। B is for rates of fee for test or analysis by the central drug laboratory or the government analysis। यानी कि बेसिकली जब भी आप कोई भी टेस्ट करवा रहे हो किसी भी सैंपल का, तो उसकी जो फीस लगेगी वो आपकी जो शेड्यूल है वो बी में आएगी। वाइल B1 की अगर बात करें तो फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय द फार्माकोपियल लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन और द गवर्नमेंट एनालिस्ट। B1 भी फीस के लिए है बट इट इज फॉर फार्माकोपियल लेबोरेटरी, वाइल बी है जो कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज के लिए है। अब इन्हें याद करने का तरीका क्या रहेगा, तो ऑब्वियस है, आपको जैसे बी की बात आए तो आपको एक सिंपल चीज याद रखनी है, बी एफ। तो बी से शेड्यूल बी एंड एफ से फीस, यानी कि बी की बात आती है, किसकी बात आ गई, फीस की। और अगर आप 1/1 पे देखें तो जब भी अपन कोई चीज करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, अपन एप्लीकेशन लेंगे, एप्लीकेशन के बाद उसकी फीस की बात करेंगे, राइट। तो जैसे ही एप्लीकेशन ली तो एप्लीकेशन के बाद आपका शेड्यूल कौन सा आया, बी इज फॉर फीस। फिर बात करते हैं सी शेड्यूल की, तो सी इज अगेन फॉर सी एंड C1 डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। सी की बात करें तो लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स whose import, sale, distribution and manufacture governed by special provision like antibiotics, vitamin, bacteriophages, surgical dressings and ophthalmic preparations। यानी कि जो सी है जो कि जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं या फिर स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जिनकी अपन इंपोर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनके बारे में है जो कि बात करेगा। जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गई, विटामिन हो गया, बैक्टीरियोफेजेस हो गया, सर्जिकल्स हो गई, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस हैं। C1 जो भी सी से अलग हैं, यानी कि लिस्ट ऑफ अदर देन स्पेशल प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो सारे के सारे C1 में आएंगे। उनका इंपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग सारी की सारी जो गवर्न होगी वो C1 में होगी। जैसे डिजिटलिस, एर्गोट, एड्रेनलिन, फिश लीवर ऑयल एंड हार्मोनल प्रिपरेशंस। इन्हें याद करने का तरीका क्या रहेगा, अगर आप गौर से देखें, सबसे पहले आपने एप्लीकेशन ली, एप्लीकेशन की फीस चुकाई, और फीस चुकाने के बाद आप पर्टिकुलर किसी ना किसी ड्रग के लिए सारी की सारी प्रोसेस कर रहे होगे, राइट। वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए प्रोसेस कर रहे होगे, तो सी में क्या आएगा, वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का नाम जो कि आप इस शेड्यूल के अंदर प्रोसेस करने जा रहे हो। तो अगर अपन इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि फर्स्ट आपने एप्लीकेशन भरी ए में, बी में आपने फीस चुकाई, और सी में आपने उस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का नाम बताया, और वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट है तो इट मस्ट बी इन C1। फिर बात करते हैं शेड्यूल डी की। शेड्यूल डी इज लिस्ट फॉर ड्रग exempted फ्री फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग। यानी कि बेसिकली डी शेड्यूल जो है वो इसलिए है कि कुछ ड्रग्स हैं जो कि फ्री हैं इंपोर्ट्स के लिए, मतलब उन्हें आप आसानी से हैं जो कि इंपोर्ट कर सकते हैं, वो सारी की सारी जो ड्रग हैं वो शेड्यूल डी में आएंगी। तो डी से आप इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स की अगर बात करें, जैसे डी इंपोर्ट एंड एग्जम्प्टेड, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका अगर बताएं तो ये हो जाता है आपका DI, ड्रग इंपोर्टेड। D1 की बात करें, इंफॉर्मेशन एंड अंडरटेकिंग टू बी सबमिटेड बाय द मैन्युफैक्चरर विथ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यानी कि बेसिकली D1 के अंदर वो सारी की सारी आप इंफॉर्मेशन सबमिट करवाएंगे जो कि एक सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है। यानी कि जो भी आपके डिटेल्स हैं, आप कितना प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो D1 में सबमिट करते हैं। D2 की अगर बात की जाए, information to be submitted by the manufacturer with the application form for a registration of a bulk drug formulation special products for its import into India। यानी कि बेसिकली D2 में क्या आएगा, जो भी ड्रग आप इंपोर्ट कर रहे हो उसके लिए जो आप इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहे हैं, चाहे वो बल्क ड्रग हो, चाहे कोई फॉर्मुलेशन हो, या कोई चाहे स्पेशल प्रोडक्ट हो, टू इंडिया के अंदर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो D2 के अंदर आपको मिलेगी। देन E1 की अगर बात करें, लिस्ट ऑफ पॉइजनियस सब्सटेंस अंडर द आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बेसिकली अगर बात करें तो आपको E1 में याद रखना है पॉइजन। याद करने का तरीका क्या रहेगा,
जब भी अपने को कभी किसी चीज से फियर लगता है तो अपने मोस्टली मुंह से आवाज क्या निकलती है? ई। इस तरीके से हम डरते हैं। डर यानी कि एक तरीका का फियर है, फियर यानी कि वहां पे कोई एरर है। ई फॉर एरर, और अगर एरर है तो कोई ना कोई नुकसान होगा। नुकसान यानी कि कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं इट इज पॉइजनियस, यानी कि ई से आप याद कर सकते हैं एरर, और एरर से आप याद कर सकते हैं पॉइजन, यानी कि जो भी पॉइजनस सब्सटेंस है जो कि आयुर्वेदिक सिद्ध है, यूनानी सिस्टम में है, वो सारे के सारे आपको E1 में मिलेंगे। ई यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया 1982 में उसको हटा दिया गया था। अब बात करते हैं शेड्यूल एफ की। जैसे कि आप देख सकते हैं जो शेड्यूल एफ है वो काफी ज्यादा है, जो कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि शेड्यूल एफ है उसके काफी सारे पार्ट हैं। किस तरीके से याद करेंगे, क्या क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि शेड्यूल एफ के अंदर क्या क्या आता है। तो शेड्यूल एफ अगर आप देखेंगे किस तरीके से डिवाइडेड है, तो एफ स्मॉल आई के अंदर भी 2 पार्ट्स हैं, फिर एफ के अंदर 3 पार्ट हैं, देन डबल एफ एफ। ये सब क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ कि शेड्यूल एफ आप किस तरीके से याद कर सकते हैं। एफ स्मॉल आई की अगर बात की जाए, स्पेस इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर ब्लड बैंक, यानी कि अगर ब्लड बैंक ओपन कर रहे हैं तो उसमें कितनी स्पेस होनी चाहिए, कितने इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी आपको इस शेड्यूल में मिलेगी। देन एफ स्मॉल आई के अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर ब्लड बैंक, यानी कि अगर आप ब्लड बैंक ओपन कर रहे हैं तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स है मिनिमम कितनी तो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तभी आप जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी की सारी इस शेड्यूल में आती है। फिर बात करते हैं F1 की। F1 की भी पार्ट 3 रूप से है जो कि डिवाइडेड है। पार्ट 1 की अगर बात करें, प्रोविजन एप्लीकेबल टू द पार्ट ऑफ production of bacterial and viral vaccines, while part 2 is provision applicable to the production of all sera from living animals, यानी कि अगर आप जो भी सेराज अगर रख रहे हैं तो किस तरीके से आपको उसको है जो कि प्रोडक्शन करना है, किस तरीके से आपको उसकी एप्लीकेबिलिटी देखनी है, वो सारा का सारा पार्ट 2 में आएगा। देन पार्ट 3 प्रोविजन एप्लीकेशन टू द मैन्युफैक्चर एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डायग्नोस्टिक्स एजेंट लाइक बैक्टीरियल, वो सारा का सारा आपको पार्ट 3 में मिलेगा। F2 is for surgical dressings, F3 is for sterilized umbilical taps, then FF is for ophthalmic preparations। अब पूरा का पूरा जो F का कॉलम है वो आप किस तरीके से याद करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप एक थ्योरी देखें या अपने स्टोरी लाइन क्रिएट करें इसको याद करने के लिए, तो F से अगर मैं कहूं कि F का मतलब है फाइट, ओके, तो जब भी किसी की फाइट होती है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि अगर फाइट होगी तो ब्लड भी निकलेगा। तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि F फॉर फाइट एंड दैट मीन्स ब्लड, यानी कि अगर शेड्यूल F की बात आई तो वहां पे आपको याद करना है कि इसका मतलब ब्लड ही है। अब ब्लड के अंदर भी इतने सारे पार्ट्स हैं तो वो कैसे कैसे याद करें। तो सबसे पहले F के अंदर क्या है, स्मॉल आई एंड डबल आई, राइट। तो इसकी अगर बात करें या फिर रोमन में 1 और 2 की बात की जाए, तो रोमन 1 की अगर बात की जाए F1 में, तो उसके अंदर पहले बात है कि आपको कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए ब्लड बैंक के लिए, उसकी बात कर दी। इक्विपमेंट्स की बात आ गई तो अगेन ऑब्वियसली अगर आपने इक्विपमेंट्स ले लिए तब आप लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करोगे तो उसके अंदर आ जाएगा लाइसेंस की बात, राइट। जैसे ही आपने फाइट किया आपका ब्लड आया, ये तो आपने एफ में बात कर ली। फिर क्या होगा, ब्लड आया तो आप उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसे ट्रीट करने के लिए जाओगे। तो अगर आपके अंदर इनबिल्ट इम्यूनिटी है यानी कि वैक्सीनेशन है तो आपको चोट कम लगी। तो अगर वो नहीं है तो क्या होगा, आप तुरंत है जो कि कुछ एंटीबायोटिक्स प्रिपरेशन लेने की कोशिश करोगे लाइक सेरा पार्ट 2। और अगर उससे भी क्योर नहीं हो रहा तो आप कुछ ना कुछ डायग्नोस करवाने के लिए कोशिश करोगे विच इज डायग्नोस्टिक एजेंट पार्ट 3। फिर भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा तो क्या होगा, आपके जो एक मेडिकेटेड ड्रेसिंग्स हैं, पट्टियां हैं, वो की जाएंगी, वो आपकी आ गई F2 में। उसके ऊपर यू नीड अम्बिलिकल टैप्स, राइट। और जो भी है एक तरीके से अगर और FF का मतलब मोस्टली अपन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में लगा सकते हैं, यानी कि बेसिकली जो भी F है वो आपका ब्लड बैंक्स एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। कि ब्लड आया, ब्लड के बाद आपने वैक्सीनेशन लिया, डायग्नोस करवाया, डायग्नोस करने के बाद आपने ड्रेसिंग लगाई, ड्रेसिंग करने के बाद आपने टैप्स देखी, ये सारा का सारा F शेड्यूल में आता है। फिर बात करते हैं शेड्यूल जी की एंड एच की। शेड्यूल जी और एच अगर आप देखें तो मोस्टली आपको जो भी दवाइयों के पत्ते हैं उसके पीछे आपको ये देखने को मिलता है। उसका मतलब क्या होगा, ऑब्वियस है कि आपकी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है और अपन इसको ले रहे हैं तो अपने को किसी ना किसी मेडिकल सुपरवाइजर के अंडर ही उसके प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना है। ये चीज बहुत ही कॉमन है तो आप उस तरीके से याद रख सकते हो। जी एम, जी शेड्यूल में क्या होगा, एम, एम यानी कि मेडिकल सुपरवाइजर। तो जी के अंदर क्या आएगा,
list of substances that are required to be used only under medical supervision and which are to be labeled accordingly। यानी कि शेड्यूल जी के अंदर वो दवाएं आती है जो कि अपन मेडिकल सुपरविजन के अंदर ले सकते हैं। शेड्यूल एच की बात करें, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शनल मेडिसिन, यानी कि वो सारी मेडिसिन जो कि प्रिस्क्रिप्शनल है। H1 की बात की जाए तो H1 है जो कि 2001 में आया था। रीजन ये था कि मोस्टली जो फार्मासिस्ट हैं या जो रिटेल शॉपर्स हैं वो भी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि विदाउट ओटीसी मेडिसिन की तरह दे रहे थे, तो उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए एक शेड्यूल क्रिएट किया गया विच इज शेड्यूल H1, जो कि अनऑथराइज सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स को रोकने के लिए किया गया। शेड्यूल जे की अगर बात करें तो जे से आप याद कर सकते हो कि जो जादू टोना है वो, तो जादू टोना यानी कि कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, बट अगर कोई पर्सन कह रहा है कि नहीं ले लो आप ठीक हो जाओगे, तो ऐसी जो मेडिसिन हैं यानी कि वो ऐसे दावा करती है कि भाई हाँ हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हम क्योर कर सकते हैं, बट मे बी द कंटेंट इज समथिंग एल्स, दे आर इन शेड्यूल जे, लाइक डिजीज और एलिमेंट्स विच अ ड्रग में नॉट परपोर्ट टू बी प्रिवेंट और क्योर। इस तरीके की जो भी मेडिसिन हैं वो सारी की सारी आपको शेड्यूल जे में मिलेगी। फिर बात करते हैं शेड्यूल के की। शेड्यूल के इज ड्रग exempted from the certain provision relating to the manufacturing of drug। बेसिकली जो शेड्यूल के है वो जस्ट बी के जैसा ही है। बी के अंदर नॉर्मली ड्रग को जो अपन एक्सक्लूड कर रहे थे, बाइल के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी बात है। डी के अंदर क्या था, इंपोर्ट की बात थी, कुछ मेडिसिन अपन इंपोर्ट कर सकते हैं, फ्री है। वाइल शेड्यूल के अंदर के अंदर क्या है, कुछ अपन ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जो कि एक्सेप्टेड नहीं है। फिर बात करते हैं शेड्यूल एम की। शेड्यूल एम भी है जो कि काफी ज्यादा कैटेगरीज के अंदर या काफी सारे पार्ट्स में है जो कि डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं शेड्यूल एम की, तो एम से अगर आप याद करो तो जीएमपी यानी कि जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि जब भी आपको मेडिसिन बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोडक्शन टीम के अंदर हो, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी। ऑब्वियस है आप किस तरीके से, आपका प्लांट क्या है, आपके इक्विपमेंट्स क्या हैं, आप साफ सफाई कितनी रख रहे हो, ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि आपको इसमें ध्यान देनी पड़ेगी। इसलिए जो शेड्यूल एम है उसके पार्ट्स भी बहुत ज्यादा है। एम में अगर बात करें तो जीएमपी बेसिकली है क्या, शेड्यूल एम इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस प्लांट और इक्विपमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। यानी कि आप अगर कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हो तो क्या प्लांट चाहिएगा, कितना एरिया होगा, कौन कौन से इक्वायरमेंट होंगे, फैक्ट्री कौन सी होगी, वो सारी की सारी चीजें हैं जो कि शेड्यूल एम में आएगी। पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 इज बेसिकली फॉर मटीरियल्स एंड पार्ट 2 इज बेसिकली फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट। मटीरियल्स के अंदर कौन कौन से मटेरियल हैं और कौन कौन से मटेरियल कौन कौन से शेड्यूल में आते हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस है बहुत सारे डोजेस फॉर्म हैं। डोजेस फॉर्म में की कैटेगरी भी काफी सारी है, तो उसके हिसाब से जो शेड्यूल है उनको भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में है जो कि डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 ए की। देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टाइल प्रोडक्ट्स, पेरेंटल प्रिपरेशंस एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। याद करने का तरीका क्या रहता है, सबसे पहले क्या आती हैं, आंखें, तो यानी कि ऑप्थेल्मिक जो प्रिपरेशन है उसके लिए पार्ट 1 ए। पार्ट बी इज फॉर ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म्स, देन पार्ट 1 सी इज फॉर ओरल लिक्विड्स, पार्ट 1 डी इज फॉर टॉपिकल प्रोडक्ट्स, पार्ट 1 ई फॉर मीटर डोज इनहेलर्स, पार्ट एफ फॉर प्रीमाइसेस प्लांट मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपीआई यानी कि बल्क ड्रग्स, राइट। यानी कि बेसिकली अगर बात की जाए तो 1 पार्ट के अंदर तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आ गई, बी के अंदर वो प्रिपरेशंस हैं, अगर आप ओरल सॉलिड्स बना रहे हो तो आपको कौन कौन सी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेंगी, ओरल लिक्विड्स बना रहे हो तो कौन कौन सी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स देखनी है, टॉपिकल प्रिपरेशंस के लिए क्या प्रोसीजर्स रहेगा, ये सारा का सारा पार्ट 1 में आता है। पार्ट 2 में जैसे मैंने आपको बताया प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट के बारे में बता रखा है। अब इक्विपमेंट्स एंड प्लांट्स भी अकॉर्डिंग टू आपकी फॉर्मुलेशन क्या है, चेंज होता है। अगर आपकी होम्योपैथिक फॉर्मुलेशंस हैं तो M1 के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। अगर आपकी कॉस्मेटिक्स हैं तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है शेड्यूल M2 में वो आपको फॉलो करनी होगी, यानी कि रिक्वायरमेंट्स फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स। M3 है तो कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स चाहिए आपको फुलफिल करनी है मेडिकल डिवाइसेस के लिए, दे मस्ट बी इंक्लूडेड इन M3। अब बात करते हैं शेड्यूल N की। शेड्यूल N इज फॉर रेगुलेशन एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट टू रन अ फार्मेसी। फार्मेसी की कॉलेज अगर आपको चलानी है तो आपको क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी, यानी कि कितना स्टाफ चाहिए, कितनी
लैब्स होनी चाहिए, कितनी क्लासरूम्स होने चाहिए, ये सारी की सारी जो रेगुलेशंस हैं वो आपको शेड्यूल एन के अंदर देखने को मिलती हैं। फिर बात करते हैं शेड्यूल ओ की। शेड्यूल ओ यानी कि जैसे फिनोल, फिनोल क्या है? डिसइंफेक्टेंट ऑल, तो जो भी डिसइंफेक्टेंट है वो आपको शेड्यूल ओ में मिलेंगे। रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स, यानी कि डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स अगर आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से रेगुलेशंस को आपको ध्यान में रखना होगा, वो सारी की सारी शेड्यूल ओ में मिलेगी। शेड्यूल ओ भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 is for black and white fluids while part 2 is for other than black and white fluids। फिर बात करते हैं शेड्यूल पी की। शेड्यूल पी इज अगेन फॉर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, पी एंड P1। पी से आप याद कर सकते हैं पीरियड एंड P1 से याद कर सकते हैं पैकेज साइज। तो रेगुलेशन रिगार्डिंग लाइफ पीरियड एंड स्टोरेज ऑफ वेरियस ड्रग्स is under covered in schedule P, while regulation regarding retail package size of various drugs is under P1। यानी कि कोई भी ड्रग है उसका लाइफ पीरियड, उसकी स्टोरेज कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से अपने को मेंटेन करना है, ये सारी की सारी अपने को शेड्यूल पी में मिलेगी। वाइल पैकेजिंग क्या रहेगा किसी भी सिस्टम का, वो आपको शेड्यूल P1 में मिलेगा। अगर आप शेड्यूल्स को गौर से देख रहे हैं तो ऑब्वियस है, क्योंकि एक एसेंशियल चीज है, साथ ही साथ इंसान इसे ले रहा है तो वो टॉक्सिक हो सकती है, वो उसको जान ले सकती है, चाहे वो ह्यूमन हो या चाहे वो एनिमल हो। तो इसके लिए अपने को ये सारे के सारे शेड्यूल्स को बहुत ही अच्छे से देखना पड़ता है, उनको अच्छे से फॉलो अप करना पड़ता है। अगर नहीं करें तो एक तरीके से देखा जाए तो किसी की जान हानि हो सकती है, इसलिए इसके लिए कुछ ऑफेंसेस, कुछ पेनल्टीज भी बनाई गई हैं। फिर बात करते हैं शेड्यूल क्यू की। क्यू से आप कॉलर करके याद कर सकते हो कि जो भी कलर से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको शेड्यूल क्यू में मिलेंगी। क्यू अगेन डिवाइड इन पार्ट 1 is list of dyes, colors and pigments permitted in cosmetics and soap। यानी कि जो भी कॉस्मेटिक्स के अंदर जो कलर पिगमेंट्स अपन यूज कर सकते हैं, डाइज यूज कर सकते हैं, वो पार्ट 1 में है क्योंकि while list of color permitted in soaps are only in part 2। then schedule R is for standard for condoms made up of rubber latex and other medical contraceptives। यानी कि जो शेड्यूल आर है बेसिकली जो मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जैसे कि कॉन्डम्स और हैं, इनके लिए ये आता है। याद करने का तरीका क्या रहेगा? आर एंड आर, बेसिकली जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं दे आर रबरिक इन नेचर, तो ये जो रबर है, रबर से आप आर याद कर सकते हैं, आर से द मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव सिस्टम्स। देन R1 इज फॉर मेडिकल डिवाइसेस। एस की बात करें तो एस से स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स की आप याद कर सकते हैं, एस से आप याद कर सकते हैं सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन क्या एक तरीके का कॉस्मेटिक है, तो जो भी कॉस्मेटिक्स के स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे के सारे आपको शेड्यूल एस में मिलेंगे। फिर बात करते हैं शेड्यूल टी की। शेड्यूल टी भी काफी सारे पार्ट्स में है जो कि डिवाइड है, जैसे कि आप देख सकते हैं रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग जीएमपी ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी प्रोडक्ट्स। यानी कि बेसिकली अगर आप यहाँ गौर से देखें तो आपको कौन कौन से रेगुलेशन या रिक्वायरमेंट चाहिए आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम्स के लिए, वो सारी की सारी आपको शेड्यूल टी में मिलेंगी। बेसिकली सब पार्ट है ये जी का। पार्ट 1 में जीएमपी है पूरा का पूरा, और पार्ट 2 में अगर बात की जाए तो लिस्ट है। पार्ट 2A की बात की जाए तो लिस्ट ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट्स, मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। यानी कि बेसिकली जो आयुर्वेदिक सिद्धा सिस्टम्स के अंदर आपको कितनी इक्विपमेंट चाहिए, कितनी मशीनरी चाहिए, वो पार्ट आपको 2A में देखनी है। पार्ट 2B में इक्विपमेंट्स, मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस कितनी चाहिए यूनानी सिस्टम के अंदर, वो आपको पार्ट 2B में मिलेगी। देन पार्ट 2C के अंदर लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स रिकमेंडेड फॉर इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। यानी कि अगर आपका कंटेंट रॉ मटेरियल है जो कि आप किस तरीके से उसका क्वालिटी कंट्रोल रखोगे, किस तरीके से स्टोर करोगे, वो आपको पार्ट 2C में मिलेगा शेड्यूल टी के। फिर बात करते हैं शेड्यूल यू की। शेड्यूल यू अगेन डिवाइड इन टू पार्ट्स, यू एंड U1। मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग। बेसिकली यू की अगर बात की जाए तो यू शेड्यूल के अंदर जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं ड्रग्स के, उनको किस तरीके से आपको मेंटेन करना है उसके बारे में बात की जाएगी। वाइल U1 की बात की जाए तो जो कॉस्मेटिक्स हैं उसका आप मैन्युफैक्चरिंग और एनालिटिकल रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन करोगे उसके बारे में बात की जाती है। फिर है शेड्यूल वी। वी स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन।
तो वी फॉर विक्ट्री है और ऑब्वियसली पेटेंट मेडिसिन यानी कि आपने कोई ना कोई विक्ट्री हासिल की है एक इंडिविजुअल या कुछ इनोवेटिव चीज खोज के। तो वी शेड्यूल इज फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, यानी कि अगर पेटेंट या फिर प्रोप्राइटरी मेडिसिन हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे, यानी कि एक तरीके से न्यू इन्वेंशन है उसके लिए आपको कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। फिर बात करते हैं डब्ल्यू, लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच कैन बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम ओनली, यानी कि जो ड्रग्स मार्केट में जेनेरिक नेम से दी जाती हैं वो सारी की सारी शेड्यूल डब्ल्यू में आएगी। अब जेनेरिक ड्रग्स कौन सी हैं और दूसरी, इसके अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखा है, आप उसके अंदर देख सकते हैं। फिर बात करते हैं शेड्यूल एक्स, लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच आर हैबिट फॉर्मिंग, साइकोट्रोपिक एंड अदर ड्रग्स likely to be misused for additive purpose whose import, sale, distribution and manufacturing are governed by special provision। यानी कि बेसिकली शेड्यूल एक्स के अंदर वो ड्रग्स आती हैं जो कि साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं जिनका मिसयूज किया जा सकता है, जैसे कि जो भी नार्कोटिक सब्सटेंस अगर अपन बात करें वो सारे के सारे, नाम से पता चल रहा है एक्स एक्स यानी कि जो खतरा है, तो ये सारी की सारी जो साइकोट्रोपिक मेडिसिन हैं वो आपको शेड्यूल एक्स में मिलेंगी। देन शेड्यूल वाई, वाई इज रिक्वायरमेंट एंड गाइडेंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट देनी है, कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, वो सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी शेड्यूल वाई में। तो स्टूडेंट्स ये था सारा का सारा जो शेड्यूल उसके बारे में बात की। एक बार अगर अपन छोटी सी समरी लेने की कोशिश करें तो फटाफट मैं आपको बताती हूँ कि अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो टोटली अगर शेड्यूल्स की बात करें, ए फॉर एप्लीकेशन, बी फॉर बी एफ यानी कि फी, सी फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम विच वी हैव टू पे फीस, डी यानी कि जो भी मेडिसिन अपन इंपोर्ट कर सकते हैं आसानी से, ई यानी कि एरर, एरर यानी कि पॉइजन। एफ की अगर बात करें तो एफ यानी कि फाइट, फाइट यानी कि ब्लड, ब्लड यानी कि ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट यानी कि वैक्सीन, वैक्सीन के बाद डायग्नोस, डायग्नोस अगर नॉट क्योर्ड देन टॉपिंग्स, टॉपिंग्स में भी सर्जिकल ड्रेसिंग या फिर टेप्स। जी की बात की जाए तो जी यानी कि गुड, जो भी अपन जो जीएम है यानी कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी बात की है। एच फॉर जो भी मेडिसिन या प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है उसकी बात की है। जे यानी कि जो जादू टोने की बात की थी, यानी कि द ड्रग मे नॉट purport टू प्रिवेंट और क्योर, कि अगेन इज द सिमिलर टू डी बट डी इज फॉर इंपोर्टिंग एंड वाइल के इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। एम इज रिलेटेड टू जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सबकी होती है, चाहे वो स्टाइल प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो ऑरल सॉलिड्स हो, लिक्विड्स हो, टॉपिकल प्रिपरेशंस हो, जो इनहेलर्स हैं वो हैं, या फिर बल्क ड्रग्स हैं, होम्योपैथिक हो, कॉस्मेटिक हो, या फिर मेडिकल डिवाइसेस हैं। इन सब के लिए अपने को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस रखनी चाहिए। एंड टू रन अ फार्मेसी, ओ यानी कि फिनॉल, ओ डिसइंफेक्टेंट्स आइदर व्हाइट एंड ब्लैक और अदर फ्लूइड्स, पी फॉर लाइफ पीरियड और पी फॉर पैकेजिंग, Q for color, R for rubber, rubbers for medical contraceptives, S for sunscreen यानी कि cosmetics, T again for GMP relations यानी कि for good manufacturing practices but for Ayurvedic Siddha and Unani systems, right? P2A for Ayurvedic Siddha, P2B for Unani and P2C is for quality control section, U and U for record maintenance according to अगर अपन बात कर सकते हैं, V for patent, W for generic names, X for risk, risk यानी कि for psychotropic medicines, and at last we have to do some clinical trials in schedule Y। आई होप आपको समझ आया होगा कि शेड्यूल किस तरीके से बने हैं, क्या क्या इसके अंदर इन्वॉल्व है और अपन किस तरीके से उनको याद करते हैं। अगर अपन कंपेयर करें तो मोस्टली आपको देखने को मिलेगा शेड्यूल स्पेसिफाइड इन सी एंड C1 या फिर शेड्यूल स्पेसिफाइड अदर देन सी एंड C1, बट आजकल है जो कि इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, शेड्यूल एक्स को भी इंक्लूड करते हुए, क्योंकि जो शेड्यूल एक्स है यानी कि जो साइकोट्रोपिक मेडिसिन हैं उनका यूज काफी ज्यादा है जो कि बढ़ गया है, लोग उसे नशे के रूप में, नींद के रूप में, एंजाइटीज के रूप में, मेनिया के रूप में काफी ज्यादा यूज करने लगे हैं, तो उनको एक अलग ही सेक्शन दिया गया है इसको ऐड करने के बाद। तो बेसिकली 4 तरीके से हैं जो कि इसे डिवाइड किया गया है, ड्रग स्पेसिफाइड इन C, C1 एंड X, drug not specified in C, C1 and X, drug specified in C and C1 excluding those specified in schedule X, then drug specified in schedule X, यानी इस तरीके से आजकल आपको है जो कि ये देखने को मिलती है।
आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं है जो कि नेक्स्ट टॉपिक है जो कि डिस्कस करूंगी इसी चैप्टर का। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.